आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश ऑनर्स पार्ट थर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। पेपर 5 में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से शुरू से अंत तक देखें। और ये इस बार के एग्जाम के लिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए खासकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाटलिपुत्रा के अलावा आप यदि स्टूडेंट पटना यूनिवर्सिटी के हैं तब भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे अदरवाइज आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। स्टडी ऑफ पोइट्री, ये मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया था। मैथ्यू अर्नोल्ड में स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, टी डबल होता है, MATTHEW, मैथ्यू अर्नोल्ड। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने स्टडी ऑफ पोइट्री में क्या कहा, स्टडी ऑफ पोइट्री क्या है, स्टडी ऑफ पोइट्री में उन्होंने किस बात का जिक्र किया है, इन्हीं सारी चीज़ों का इसमें चर्चा होने वाली है। और ये इंग्लिश ऑनर्स पार्ट थर्ड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे स्किप ना करें, शुरू से अंत तक इस वीडियो को समझें, देखें और आराम से आप आंसर लिखें। एग्जाम में 100 में 100 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी 100% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सही से देखेंगे तो आपका ये परफेक्ट आंसर क्वेश्चन जो है अवेलेबल है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, एज वी नो दैट द स्टडी ऑफ पोइट्री इज वन ऑफ द फेमस एसे बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई यह बहुत ही ज्यादा फेमस एसे है, यानी यह एक निबंध है। हु वाज वन ऑफ द फॉरमोस्ट पोएट एंड क्रिटिक्स ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि विक्टोरियन एरा के या 19वीं शताब्दी के कह सकते हैं कि बहुत बड़े फेमस पोएट भी थे और आलोचक भी थे, क्रिटिक भी थे। इन इंग्लिश क्रिटिसिज्म, अंग्रेजी आलोचना के क्षेत्र में, ही ऑफन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लिटरेरी मॉडर्न क्रिटिसिज्म। आर्नोल्ड साहब को लिटरेरी क्रिटिसिज्म के क्षेत्र में मॉडर्न जो है क्रिटिक के रूप में जाना जाता है। ये जो है मॉडर्न क्रिटिक है, याद रखना है क्या है ये, तो मॉडर्न क्रिटिक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनको हम किस रूप में जानते हैं, मॉडर्न क्रिटिक के रूप में जानते हैं। देखिए, ही वॉज लिटरेरी मॉडर्न क्रिटिसिज्म के क्षेत्र में ये फादर माने जाते हैं। He also wrote extensively on social and cultural issues, religion and education. इन्होंने कई बार जो है लिखने का कोशिश किया विस्तृत रूप से समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, सांस्कृतिक इशू के बारे में, सामाजिक इशू के बारे में, धार्मिक इश्यूज के बारे में और एजुकेशनल पॉइंट पे भी इन्होंने बहुत सारी बातों को लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे, इन दिस एसे, इस निबंध में मैथ्यू अर्नोल्ड ट्राइज टू आंसर 2 फंडामेंटल क्वेश्चन। इस निबंध में मूल रूप से वो 2 क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश किए हैं, है ना। 2 फंडामेंटल क्वेश्चन क्या क्या है, पहला है व्हाट इज पोइट्री क्या है, और दूसरा है व्हाट इज इट्स फंक्शन, इट की जगह इट्स फंक्शन, कि पोइट्री का फंक्शन क्या इन ह्यूमन सोसाइटी, हम मनुष्य के समाज में जो है पोइट्री का क्या योगदान है और पोइट्री है क्या। तो ये 2 क्वेश्चन जो है इस निबंध में उन्होंने 2 क्वेश्चन का जवाब दिया है। तो दोनों क्वेश्चन क्या क्या है, पहला व्हाट इज पोइट्री, पोइट्री क्या है, और दूसरा कि पोइट्री का काम क्या है मानव समाज में। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे और इसे अपने अपने नोटबुक में आप धीरे धीरे लेकर के लिख लेंगे। इन दिस एसे ही डेवलप्स द थीम विच द क्रिटिकल वर्क, नेमली द पैरामाउंट इंपोर्टेंस एंड हाई डेस्टिनी ऑफ पोइट्री। इस एसे में उन्होंने कहा, उन्होंने डेवलप किया थीम विच इज क्रिटिकल वर्क के बारे में, नेमली द पैरामाउंट इंपोर्टेंस एंड हाई डेस्टिनी ऑफ पोइट्री। उन्होंने कहा है कि पोइट्री का जो है फ्यूचर जो है, डेस्टिनी यानी भाग्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत ज्यादा हाई भी है। ये बहुत ज्यादा फेमस होने वाला है, पोइट्री इमेंस है, पोइट्री का फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। He says that everything else changing ephemeral, वो कहते हैं कि दुनिया में हर चीज जो है बदलने वाला चीज होता है, क्षणिक होता है। रिलीजियंस राइज एंड फॉल, धर्म भी में उतार चढ़ाव आते हैं। द ट्रूथ इम्बॉडीड इन द पोइट्री आर अलोन एटर्नल, लेकिन जो पोइट्री रूपी सच्चाई है वो हमेशा सत्य होता है। पोइट्री जो है परमानेंट होता है, पोइट्री कभी खत्म नहीं हो सकता, पोइट्री कभी अंत नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो कहते हैं ही सेज दैट एवरीथिंग एल्स इन इज चेंजिंग एंड इफेमरल। रिलीजन राइज एंड फॉल, धर्म की बात करें या हर चीज जो है बदलने वाला होता है, लेकिन वो कहते हैं पोइट्री जो है क्या है, पोइट्री द ट्रूथ embodied in the poetry are alone eternal, हमेशा शाश्वत रहता है। लेकिन पोइट्री का जो सच्चाई है वो हमेशा एटर्नल होता है, शाश्वत होता है, ये कभी अंत नहीं हो सकता है। फिर कहते हैं इट इज द ब्रेथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, सारे ज्ञान का फाइनल स्पिरिट है और ब्रेथ है, एक तरह से समझिए कि सांस है, धड़कन है एक तरह से सभी पोइट्री, सभी नॉलेज का। कौन, तो पोइट्री। हेंस वी कैन से दैट पोइट्री डील्स विद द लाइफ एंड हिस्ट्री, क्या कहते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि पोइट्री क्या है, पोइट्री डील्स विद
द लाइफ एंड हिस्ट्री ऑफ पर्सन, प्लेस, सोसाइटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स बाय विच वी कैन कंसीडर द रियलिटी ऑफ सोसाइटी। तो यहां पर उन्होंने पहला डिफिनेशन देने का कोशिश किया, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज पोएट्री, व्हाट इज पोएट्री। ये पहला डिफिनेशन आप यहां पर देख सकते हैं उन्होंने दिया है कि हेंस, अतः वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि पोएट्री डील्स विद, पोएट्री डील करता है द लाइफ, जीवन को, हिस्ट्री ऑफ पर्सन, व्यक्ति के जीवन को, जगह को, समाज को, धर्म को, राजनीति को, बाय विच वी कैन कंसीडर, जिसके माध्यम से हम कंसीडर करते हैं द रियलिटी ऑफ सोसाइटी, और समाज के सच्चाई को हम जानते हैं। तो ये उन्होंने पहला डिफिनेशन देने का कोशिश किया है कि पोएट्री क्या है। तो पोएट्री जो है किसके साथ डील करता है, जीवन के साथ, हिस्ट्री ऑफ पर्सन के साथ, व्यक्ति के पास, जगह के पास, समाज, धर्म, राजनीति, ये सब के माध्यम से हम समाज की रियलिटी को जानने का कोशिश करते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं पोएट्री इज द रियलिटी ऑफ सोसाइटी, पोएट्री इज द मीन्स एंड सोर्स ऑफ नोइंग द रियलिटी ऑफ सोसाइटी। हम कह सकते हैं कि पोएट्री के माध्यम से हम समाज की रियलिटी को जानते हैं, ये एक सोर्स का भी काम करता है। दूसरा उन्होंने फिर से कहा है टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज इट्स फंक्शन इन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी में पोएट्री का क्या काम है। देयर इज नो डायरेक्ट रिप्लाई और आंसर पॉसिबल, पोएट्री का समाज में क्या काम है, इसका डायरेक्ट आंसर देना संभव नहीं है, ये अर्नोल्ड कहते हैं। अर्नोल्ड क्या कहते हैं कि पोएट्री का डायरेक्ट जवाब देना यह संभव नहीं है कि समाज में पोएट्री का क्या कार्य है। लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि इन दिस एसे अर्नोल्ड क्रिटिसाइजेस द आर्ट ऑफ पोएट्री एंड आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। इस निबंध में उन्होंने क्रिटिसाइज करने का कोशिश किया है। किस चीज का क्रिटिसाइज किया है, तो इन दिस एसे अर्नोल्ड क्रिटिसाइजेस द आर्ट ऑफ पोएट्री एंड आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, कि पोएट्री का कला जो है कैसा होना चाहिए और आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म कैसा होना चाहिए। अर्नोल्ड बिलीव्स दैट, अर्नोल्ड को विश्वास है कि द आर्ट ऑफ पोएट्री इज कैपेबल ऑफ हाई डेस्टिनी, कि जो आर्ट ऑफ पोएट्री है, पोएट्री का जो डेस्टिनी है, भाग्य है, वो हाई है, बहुत ज्यादा फेमस होने वाला है। सो अर्नोल्ड सेज दैट द फ्यूचर ऑफ पोएट्री इज इमेंस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है कि कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किसने कहा द फ्यूचर ऑफ पोएट्री इज इमेंस, किसने कहा। अर्नोल्ड सेज दैट फ्यूचर ऑफ पोएट्री इज इमेंस, इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा है, विशाल है। तो कहते हैं कि पोएट्री का फ्यूचर, पोएट्री का जो भविष्य है वो बहुत ज्यादा इमेंस है, बहुत बड़ा है, पोएट्री बहुत ज्यादा फेमस होगा, पोएट्री कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, अर्नोल्ड के द्वारा कहा गया है। किस में कहा गया है, स्टडी ऑफ पोएट्री में कहा गया। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस, ही सेज दैट पोएट्री इज सुपीरियर टू हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइंस, इवन रिलीजन। फिर ये बात याद रखना है, उन्होंने क्या कहा पोएट्री के बारे में, उन्होंने क्या कहा, तो वो कहते हैं पोएट्री के बारे में, ध्यान से देखिए, कि ही सेज दैट पोएट्री इज सुपीरियर टू हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइंस, इवन रिलीजन, धर्म से, दर्शन शास्त्र, इतिहास से सबसे सुपीरियर है, हाई है। कौन, तो पोएट्री। पोएट्री का जो क्षेत्र है, फ्यूचर है, वो इमेंस तो है ही, पोएट्री जो है ज्यादा ही सुपीरियर है। किससे किससे, तो हिस्ट्री से, फिलॉसफी से, साइंस से, इवन रिलीजन से भी। आइए अर्नोल्ड आगे फिर कहते हैं, अर्नोल्ड सेज दैट, अर्नोल्ड कहते हैं कि विदाउट पोएट्री आवर साइंस विल अपीयर इनकम्प्लीट। देखिए बहुत प्यारा सा सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछ देता है कई बार यूजीसी नेट में कि किसने कहा कि विदाउट पोएट्री आवर साइंस विल अपीयर, आवर साइंस विल अपीयर इनकम्प्लीट। तो किसने कहा था, अर्नोल्ड ने कहा था कि बिना पोएट्री का हमारा साइंस भी अधूरा है। ये बात किसने कहा था, अर्नोल्ड ने कहा था। फिर कहते हैं अर्नोल्ड डिस्क्राइब हाई सीरियसनेस टू ग्रैंड स्टाइल। अब अर्नोल्ड कहते हैं कि पोएट्री में हाई सीरियसनेस जो होता है वो ग्रैंड स्टाइल का होना चाहिए। तो ग्रैंड स्टाइल आपके माइंड में आएगा कि कैसा होना चाहिए, तो द ग्रैंड स्टाइल कंस्टिट्यूटेड ऑफ टू एलिमेंट्स। ग्रैंड स्टाइल का मतलब टू एलिमेंट होना चाहिए कोई भी पोएट्री में, और पहला है एक्सेलेंट मैटर होना चाहिए, यानी जो कोई भी पोएट्री आप लिखते हैं तो थीम एक्सेलेंट होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, एंड ऑल्सो एक्सेलेंट एक्सप्रेशन। देखो कितना भी अच्छा चीज है
खाने का चीज़ है, उसको परोसने का तरीका यदि आपके पास अच्छा नहीं है तो भद्दा लगेगा, आप खाने का मन नहीं करेगा। तो कहते हैं कि एक तो एक्सलेंट मैटर होना चाहिए, दूसरा एक्सलेंट एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसको तरीका से एक्सप्रेस अभिव्यक्ति करना चाहिए, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा। ग्रैंड स्टाइल का मतलब है कि थीम भी अच्छा होना चाहिए, एक्सलेंट मैटर होना चाहिए और एक्सेलेंट एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। जैसा कि मान लीजिए कि आप खाना भी, तो खाना का जो क्वालिटी है वो भी अच्छा होना चाहिए और खाना परोसने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, यही है ग्रैंड स्टाइल। इन दिस रिगार्ड ही टॉक्स अबाउट द टच स्टोन मेथड, और इस मामले में टच स्टोन मेथड का चर्चा की है अर्नोल्ड। अर्नोल्ड ने कहा कि हमें सुपीरियरिटी गेन करने के लिए जो है, सुपीरियरिटी गेन करने के लिए हमें टच स्टोन मेथड को अपनाना चाहिए। अच्छा, टच स्टोन मेथड क्या होता है, तो हमने पहले भी बताया, टच स्टोन मेथड मतलब होता है कंपैरेटिव मेथड ऑफ समथिंग। जैसे आप समझ लीजिए, टच स्टोन मेथड को समझाते हैं। जैसे आप ना अपने मोहल्ला में, कॉलोनी में एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उस मोहल्ले का सबसे सुंदर बिल्डिंग आपको बनाना है, सबसे अच्छा बिल्डिंग आप ही बनाना चाहते हैं उस मोहल्ले में। अब उस मोहल्ले का सबसे अच्छा बिल्डिंग जो आप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा आप ये बताइए। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, उस मोहल्ला में अच्छा बिल्डिंग यदि आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम होगा कि उस मोहल्ले की बिल्डिंग को कंपेयर करिए। आप उस मोहल्ले का सबसे अच्छा बिल्डिंग को देखिए कि सबसे अच्छा बिल्डिंग पहले से कौन सा है, जो सबसे अच्छा बिल्डिंग होगा उस मोहल्ला में, उस बिल्डिंग के साथ आपको कंपेयर करना है। तो यही है कंपैरेटिव मेथड ऑफ जजिंग समथिंग और एनालाइजिंग समथिंग, इज कॉल्ड टचस्टोन मेथड। Arnold suggests his touchstone method to complete this difficult task, that is how to judge and decide order of excellence of mode modern poet of work। जो पोएट है उनके वर्क को कैसे हम जज करेंगे, तो कहते हैं टच स्टोन मेथड अपनाइए। टच स्टोन मेथड क्या है, तो आप अपने मोहल्ला का, अपने क्षेत्र का कोई जो सब पहले से अच्छा है उसके साथ अपने आप को कंपेयर कीजिए, और वही कंपैरेटिव मेथड को हम टच स्टोन मेथड कहते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आप उस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, उस क्षेत्र की अच्छाई और बुराई को आप जान सकते हैं, लेकिन तब जब आप उस क्षेत्र के अच्छे राइटर के किताब के साथ खुद की किताब की तुलना करेंगे। तो यही है टच स्टोन मेथड। तो कोई क्वेश्चन पूछ दे कि टच स्टोन मेथड क्या है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कंपैरेटिव मेथड ऑफ एनालाइजिंग समथिंग। कोई चीज़ को एनालाइज करने का, कोई चीज़ को जज करने के लिए जो हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों के बीच में, वही कंपैरेटिव मेथड है या टच स्टोन मेथड है। He recommends the comparative method of criticism, दैट इज नोन एज टचस्टोन मेथड। देखिए यही बात क्लियर हो गया, यही बात तो हम चर्चा कर रहे थे ना अभी, कि उन्होंने क्या कहा, अर्नोल्ड ने क्या कहा, पोस्ट, एक मिनट बाबू, ये था। He recommends the comparative method of criticism that is known as टचस्टोन मेथड। तो अर्नोल्ड ने क्या अपनाया था, अर्नोल्ड ने कहा किस कौन सा मेथड अपनाने के लिए, तो अर्नोल्ड ने कहा अर्नोल्ड ने क्या कहा, ही रिकमेंड्स द कंपैरेटिव मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म दैट इज नोन एज टचस्टोन मेथड। तो अर्नोल्ड का यही मेथड को हम टचस्टोन मेथड कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका 17 मार्क्स का आएगा तो आंसर भी 4 पेज में होना चाहिए मिनिमम। अर्नोल्ड्स टचस्टोन मेथड इज अ कंपैरेटिव मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म। अर्नोल्ड का टचस्टोन मेथड क्या था, तो क्रिटिसिज्म, मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म था। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी कैन जज अ पोएट्स वर्क प्रॉपरली। इस मेथड से हम किसी भी कवि के वर्क को अच्छे से जज कर पाते हैं, क्योंकि हम इसमें तुलना करते हैं छोटे राइटर से, बड़े राइटर की किताबों का, छोटे राइटर की किताबों का, फेमस राइटर की किताबों का कंपेयर करके देखते हैं कि किसका वर्क ज़्यादा अच्छा है, किसका खराब है। इन दिस मेथड अ क्रिटिक शुड कंपेयर इट टू द पैसेज टेकन फ्रॉम वर्क्स ऑफ ग्रेट मास्टर्स ऑफ पोइट्री। इस तरह का जो विधि है टचस्टोन मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, जो महान कवि हैं उनके किताबों का, एंड दीज पैसेज शुड बी अप्लाइड एज द टचस्टोन मेथड टू अदर पोएट्री। तो इस मेथड में क्या करते हैं, हम महान पोएट की किताबों को लेते हैं और एक सामान्य पोएट की किताब को लेते हैं, और दोनों किताब के थीम को, दोनों किताब की जो मैटर है उसको तुलना करते हैं कि किसका ज़्यादा अच्छा है, किसका कम है, और इसी तरीके से हम जज कर पाते हैं कि किताबें बेस्ट कौन सा है और बेटर कौन है, बेस्ट कौन सा है।
जिसे अर्नोल्ड ने कहा है टचस्टोन मेथड। वी शुड कंपेयर इट, हमें कंपेयर करना चाहिए विद द पोएट्री ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि तुलना भी करेंगे तो मान लो खिलाड़ी के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में क्रिकेट से तुलना करेंगे तो आप मोहल्ला का आदमी से तुलना नहीं करेंगे ना। आप तुलना करेंगे सचिन तेंदुलकर से, आप तुलना करेंगे महेंद्र सिंह धोनी से। तो आप तुलना जो करेंगे वो बेस्ट से होना चाहिए। क्या कहते हैं, वी शुड कंपेयर इट विद द पोएट्री ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी वाला से, सो दैट ताकि अ क्रिटिक कैन अचीव ग्रेटनेस इन हिज वर्क, ताकि वो कोई भी क्रिटिक अपने वर्क में ग्रेटनेस हासिल कर सके। और यही ग्रेटनेस को हम सबलिमिटी भी कहते हैं, याद रखना है। लॉन्जाइनस के थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेटनेस का मतलब सबलाइम हासिल करना। अर्नोल्ड गिव्स 3 एस्टीमेट टू पोएट्री टू टेंस द पोएट्री। पोएट्री को पोएट्री के रूप में जानने के लिए 3 एस्टीमेट का चर्चा किया उन्होंने। इट इज द बेस्ट फॉर्म और नॉट करा है उन्होंने, इस बात से चर्चा किया। पहला, द रियल एस्टीमेट। द रियल एस्टीमेट इज एन अनबियास्ड व्यू पॉइंट दैट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड द क्रिएटिव फैकल्टी टू जज द वर्क ऑफ पोएट्री। अब देखो रियल एस्टीमेट में उन्होंने कहा ये अनबियास्ड होना चाहिए, मतलब इसमें कोई पक्षपातीनेस नहीं होना चाहिए, इसमें कोई पक्ष के आधार पर नहीं, इसमें रियल वे में देखना चाहिए कि यदि आपका किताब है और किसी दूसरे का किताब है तो अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं करना है, सच्चाई को देखना है। इसके माध्यम से कहते हैं कि वो इसमें सच्चाई देखना है कि सच में किसका वर्क में ज़्यादा व्यू पॉइंट है, ज़्यादा अच्छा किसका बुक है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड द क्रिएटिव फैकल्टी टू जज द वर्क ऑफ पोएट्री को जानने के लिए रियल एस्टीमेट करना चाहिए। रियल एस्टीमेट का मतलब है कोई किसी तरह का पक्षपातीनेस नहीं होना चाहिए, जो सच है वो दिखाना चाहिए कि हाँ हमारे किताब में यदि कमी है तो हम कहेंगे हाँ कमी है, और यदि दूसरे का किताब अच्छा है तो अच्छा है। ये रियल एस्टीमेट का चर्चा किया है, जिसमें कोई पक्षपातीनेस नहीं होना चाहिए। दूसरा है हिस्टोरिकल एस्टीमेट होता है। जैसे हिस्टोरिकल एस्टीमेट क्या होता है, कई बार क्या होता है कि पास्ट के टाइम में मान लीजिए कि भाई सचिन तेंदुलकर फेमस थे लेकिन प्रेजेंट में विराट कोहली फेमस है, तो हिस्टोरिकल एस्टीमेट के आधार पर देखें तो सचिन तेंदुलकर से तुलना करेंगे, और प्रेजेंट के आधार पर देखें तो भी विराट कोहली के साथ भी तुलना कर सकते हैं। लेकिन दोनों का दोनों सेगमेंट और दोनों क्षेत्र अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर भी कह रहा है हिस्टोरिकल एस्टीमेट में ऐसे भी बहुत सारे राइटर हुए इतिहास में फेमस थे, लेकिन वर्तमान में कोई और भी फेमस हो सकता है। तो हिस्टोरिकल एस्टीमेट का मतलब है प्लेस द हिस्टोरिक कंटेक्स्ट एबव द वैल्यू ऑफ द आर्ट इटसेल्फ, कि हम ये देखेंगे कि जो रचना है वो कब लिखा गया था और किस संदर्भ में फेमस था, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम हिस्टोरिकल एस्टीमेट कहते हैं, ये कहते हैं ना कि अरे इसका पास्ट खराब है। जैसे सामान्य तौर पर देखते हैं, जैसे बिहार की बात आती है, बेचारा कितना भी अच्छा करे तेजस्वी यादव, लेकिन 2 मिनट के लिए क्या कहता लो, अरे जंगल राज की तरह इसके बाबूजी के राज में खराब रहा। तो हिस्टोरिकल एस्टीमेट को लोग यहाँ पर आधार मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आदमी होता है तो उसके पिता माता पापा कुछ किए होता है या उसके दादा कुछ किए होता है, लेकिन कहता है इसके दादाजी ये थे, तो दादाजी के आधार पर आप उस लड़के को जज कर लेते हैं, उसके फैमिली के आधार पर जज कर लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल एस्टीमेट। तो कोई भी राइटर के किताब को यदि इतिहास के पास्ट के क्षेत्र से डिसाइड आप करेंगे, तुलना करेंगे, तो उसे हिस्टोरिकल एस्टीमेट कहेंगे, है ना। हिस्टोरिकल एस्टीमेट भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कितना भी कहिएगा, कितना भी जगत होगा, तो आप अपने दादाजी पापा का नाम तो लेते ही है ना, कितना भी फेमस होइएगा तो आप कहते हैं ना हम फलाने का बेटा है। फिर देखिए तीसरा है पर्सनल एस्टीमेट डिपेंड ऑन द पर्सनल टेस्ट। अब ये पर्सनल एस्टीमेट का मतलब है हर किसी का अपना अपना चॉइस है, जरूरी नहीं है मान लीजिए हमको 3 इडियट पसंद है, ये जरूरी नहीं कि आपको भी 3 इडियट पसंद होगा, हर किसी का पर्सनल चॉइस अलग अलग होता है। तो पर्सनल एस्टीमेट में अलग अलग लोगों का अलग अलग किताबें पसंद हो सकती है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द रीडर विच अटेंड्स हिज जजमेंट ऑफ पोएट्री। तो पर्सनल एस्टीमेट के आधार पर जो आप डिसाइड करेंगे तो सबका अलग अलग हो सकता है, बहुत अच्छा जो है वो बहुत खराब भी लग सकता है, सबकी ये चॉइस बेस्ट हो जाता है। तो 3 एस्टीमेट हो गया, क्या क्या हो गया, रियल एस्टीमेट, हिस्टोरिकल एस्टीमेट और पर्सनल एस्टीमेट। ये 3 एस्टीमेट उन्होंने दिया एनालाइज करने के लिए, जज करने के लिए किसी भी राइटर की किताब को। अर्नोल्ड इज द रियल एस्टीमेट ऑफ पोएट्री। अर्नोल्ड का पहला प्रायोरिटी था कि यदि पोएट्री को जज करना है तो रियल एस्टीमेट पे आधार पर जज कीजिए। सो ही अपीयर्स टू हिज रीडर टू रीड क्लासिक्स विथ एन ओपन आई, नॉट बी अ ब्लाइंड टू इट्स फॉल्ट। लेकिन अर्नोल्ड कहते हैं रियल एस्टीमेट के आधार पर देखना चाहिए, ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, अंधा आंख, ओपन आई, नॉट टू बी ब्लाइंड,
ओपन आई का मतलब है कॉन्शियस होना चाहिए, अंधे होके नहीं कि भाई ये हम मोदी भक्त बन गए, हम लालू भक्त बन गए, हम ये बन गए, नहीं। अच्छाई और बुराई को समझने के लिए ही समझना चाहिए। ये नहीं कि भाई शेक्सपियर का वर्क है तो फेमस है अच्छा ही होगा, जरूरी नहीं कि शेक्सपियर का वर्क है तो अच्छा होगा। आप रियल एस्टीमेट के आधार पर देखिए कि वर्क किसका अच्छा है और किसका अच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने रीडर को कहा कि हमें ब्लाइंड नहीं होना चाहिए अपने फॉल्ट्स के मामले में। एट लास्ट वी कैन से दैट पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अंत में हम कह सकते हैं कि पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, जीवन का आलोचना ही पोएट्री है। अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ, पोएटिक ब्यूटी। पोएटिक ट्रूथ और पोएटिक ब्यूटी के आधार पर कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं, जीवन की जो है अलग अलग शर्त हो सकते हैं, जीवन के अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं। एंड वी शुड अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ पोएट्री, हमें पोएट्री के वैल्यू को समझना होगा। पोएट्री शोज द मिरर ऑफ लाइफ, और हम ये भी कह सकते हैं कि पोएट्री जो है समाज को दिखाने का कोशिश करता है। साहित्य समाज का दर्पण है, ये आप पहले से जानते हैं कि लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ सोसाइटी एंड पोएट्री इज द मिरर ऑफ लाइफ। ये याद रखना है, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी बट पोएट्री इज द मिरर ऑफ लाइफ। जीवन के सच्चाई को जो दिखाता है उसे ही हम पोएट्री कहते हैं। पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार यूजीसी नेट में पूछ देता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये भी है पोएट्री शोज द मिरर ऑफ लाइफ, जीवन की सच्चाई को दिखाता है। जहां लिटरेचर क्या दिखाता है, समाज के सच्चाई को दिखाता है। पोएट्री जो है जीवन की सच्चाई को दिखाता है, और साहित्य क्या दिखाता है, समाज का दर्पण है। पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, जीवन के बारे में जो बताता है वही पोएट्री है। तो आप लोगों को कैसा लगा, आंसर जरूर बताइएगा।